जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का मैं जो 40 प्रश्न का सेट ला रहा हूं, आज उसका 13वां पार्ट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, जितने लोग भी क्लास साथ जुड़ गए हैं सभी लोग क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं। ऑप्शन है आपके पास सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट्स बैंक या फिर लघु वित्त बैंक। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों, तो किस श्रेणी में आते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं आरआरबी इन्हें कहा जाता है, और भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन है आपका 14 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 15 अगस्त। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोगों को कमेंट करना है। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है, सभी को जय हिंद। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। ये सीधी कार्रवाई क्या है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया एक अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास पर्यटन, कृषि, बिजली या फिर विनिर्माण। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, विनिर्माण। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है इसके तहत जो विनिर्माण क्षेत्र को इसको लक्षित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों 25 सितंबर। याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका प्रतीक क्या है, तो बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा इसका प्रतीक है शेर। ठीक है। अगर इसके पूछे कि मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेक इन इंडिया, तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। ऑप्शन है जून, मई, मार्च या फिर अप्रैल। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। कमेंट करते रहना है दोस्तों, जितने लोग भी हैं ना कमेंट करते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना राइट आंसर आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। और लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर भी जरूर कमेंट किया करिए कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, कितना अटेंड किया है। तो आप सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर कीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है जून के महीने में होती है। ठीक है, और जून के महीने में कब होती है, तो याद रखिएगा 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है। या फिर उत्तरी गोलार्ध में इस दिन की तुलना में जो क्या होता है, तो दिन अधिक बड़ा होता है। जो 21 जून होता है दोस्तों, उस दिन क्या होता है, तो दिन हमारा होता है यह बड़ा होता है। ठीक है, और साथ ही यह वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखिएगा वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है। और एक होता है शीतकालीन, ये देखिए ग्रीष्मकालीन है, तो एक हमारा होता है शीतकालीन अनंतरा, शीतकालीन संक्रांति। ठीक है, ये कब होता है दोस्तों, तो ये 21 या 22 दिसंबर। याद रखिएगा 22 दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर को होता है। और इस तिथि को दिन की तुलना में जो होता है रात अधिक बड़ी होती है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। ग्रीष्मकाल संक्रांति 21 जून को होता है, और इसमें क्या होता है दिन बड़ा होता है।
और अगर आपसे पूछे शीतकालीन संक्रांति कब होता है तो 21-22 दिसंबर को होता है। इसमें क्या होता है तो रात बड़ा होता है। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है कि रुपए का अवमूल्यन लगभग 37% तक पहली बार किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1969, 1966, 1962 या फिर 1960। बताइए, फटाफट आंसर देंगे। जो रुपए का है अवमूल्यन लगभग 37% तक पहली बार किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। रुपए का अवमूल्यन 37% तक पहली बार 1966 को किया गया था। अगर आपसे पूछे भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है तो याद रखिएगा 4 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। मैंने आपसे पूछा कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है AG, SR, SB या फिर AU। चलिए फटाफट आंसर देंगे, कमेंट करते रहिएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी का स्वागत है चैनल पे, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। एंड जिन्होंने भी दोस्तों लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। जो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है AG होता है। अगर आपसे पूछे परमाणु संख्या कितना होता है चांदी का तो याद रखिएगा 47 इसका परमाणु संख्या होता है। SR किसका प्रतीक है, स्ट्रोंटियम, याद रखिएगा स्ट्रोंटियम का प्रतीक है SR। इसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या अगर आपसे पूछे दोस्तों कितना है तो याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 38 है। SB किसका प्रतीक है दोस्तों तो सुरमा, याद रखिएगा सुरमा का प्रतीक है और इसका परमाणु संख्या है 51। AU किसका है तो AU सोना का प्रतीक है दोस्तों और इसका परमाणु संख्या कितना है तो 79 इसका परमाणु संख्या होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया। ऑप्शन है नील बॉहर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसका विकास किया था। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा अर्नेस्ट आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगर हम बात करें नील बॉहर की दोस्तों तो देखिए ये परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी तो आपसे पूछे तो याद रखिएगा नील बॉहर के द्वारा की गई थी। जे थॉमसन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। कब की थी दोस्तों तो याद रखिएगा 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन, याद रखिएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कब की थी तो 1920 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, बताइए धौलावीरा, रंगपुर, अमरी या फिर लोथल। फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा जो स्थल है जो कि गुजरात में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा अमरी। अमरी कहाँ पर है दोस्तों तो याद रखिएगा वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में इसका नाम है सिंध। ठीक है, सिंध स्थित है, इसका नाम है अमरी जो कि पाकिस्तान में सिंध है। और ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये किसकी नदी के तट पर स्थित है तो यह नदी के तट पर स्थित है सिंधु नदी के। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है अमरी और इसकी खोज 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बाकी देखिए धौलावीरा जो है गुजरात में है, रंगपुर भी और लोथल भी कहाँ पर है तो गुजरात राज्य में एक हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। बताइए ट्राई सल्फर, हीरा, लॉन्सडेलाइट या फिर ग्रेफाइट। चलिए फटाफट आंसर देंगे। ऑप्शन देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको बताना है कि कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ट्राई सल्फाइड। देखिए हीरा क्या है तो कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी होता है और लॉन्सडेलाइट भी होता है, लेकिन जो ट्राई सल्फाइड होता है ये क्या है तो कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। अगर हम बात करें कार्बन के कितने रूप होते हैं तो देखिए कार्बन के 2 रूप होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय, याद रखेगा क्रिस्टलीय होता है एक होता है हमारा अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय कौन कौन से आते हैं देखिए क्रिस्टलीय में कौन कौन से आ जाते हैं तो हमारा हीरा हो जाता है, एक हो जाता है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं? तो क्रिस्टली होते हैं। अक्रिस्टली में देखिए चारकोल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा चारकोल हो जाएगा हमारा। और जो आँखों में लगाते हैं काजल, ये हो जाएगा। और कोयला जो हो जाए, ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये अक्रिस्टलीय कार्बन होते हैं। अगला देखिए, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? चलिए बताइए, लंबाई, ऊर्जा, द्रव्यमान या फिर समय? फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करते रहिएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, जो पारसेक है दोस्तों वो लंबाई का मात्रक है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है पीसी। ये क्या है? तो लंबाई का मात्रक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिएगा खगोल शास्त्र में, ठीक है, खगोल शास्त्र में पारसेक का प्रयोग किया जाता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। याद रखिएगा एक पारसेक बराबर इतना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? चलिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। विखंडनशील, जरायुज, अंडज या फिर अंड जरायुज? बताइए, जो शिशु को जन्म देते हैं उन संततियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जरायुज, जो कि शिशु संततियों यानी शिशु यानी बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनमें कौन कौन आ जाते हैं? देखिए, एक तो मनुष्य हो जाता है, ठीक है, मनुष्य के अलावा देखिए गाय हमारा हो जाता है, गाय के अलावा कुत्ता हो गया। ये सभी क्या हैं? जंतु। तो जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहा कहते हैं? जरायुज कहते हैं। और एक होता है अंड जरायु, अंड प्रजक, ठीक है, एक अंड प्रजक। याद रखिएगा, अंड प्रजक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो मेढक हो गया हमारा, छिपकली हो गया और मछलियाँ हो गई। मछलियाँ ये क्या होते हैं दोस्तों? अंडा देते हैं, उसके बाद उसको सेते हैं, सेने के बाद इनमें से बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है मदर टेरेसा शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी, चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा या फिर वेंकी रामकृष्णन रसायन विज्ञान? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? नोबेल पुरस्कार के संबंध में है, चारों के चारों ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों, इनके मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें कब मिला है? तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को सभी को पता है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, कब मिला था? तो 1979 को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 को मिला था। और वेंकी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स, शेरशाह, आरआरआर या फिर मिमी? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, कमेंट में मत चूकिए। जितने लोग भी क्लास साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो याद रखें, इनके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो आर को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछे दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखिएगा रणबीर कपूर को, ठीक है, रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और एक्ट्रेस का अवार्ड इनकी वाइफ यानी आलिया भट्ट, याद रखिएगा आलिया भट्ट को इनकी वाइफ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर चार्टर अधिनियम 1833? चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833। तो क्या था ये, तो देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, ये बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल का पद था उनको क्या कर दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। और इसे 1833 का सेंट हेलेना, याद रखिएगा, इसे एक और नाम इसका था सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता था। और इस अधिनियम को कब स्वीकृति मिली थी, तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1833 को यह इसकी स्वीकृति मिल गई थी, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। चलिए बताइए, करंट का क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। 2023 में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कर्नाटक के तुमकुर, याद रखिएगा तुमकुरु एक जगह है, यहाँ पर स्थित है HAL, ठीक है, HAL की इस यूनिट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेंगे जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको समर्पित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव धर्म का एक संप्रदाय है। चलिए बताइए फटाफट, हीनयान, दिगंबर, लिंगायत या फिर वज्रयान, ठीक है, सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग दोस्तों। एंड दोस्तों जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, दिगंबर, ठीक है, जैन धर्म का संप्रदाय है। इन जैन धर्म में दोस्तों दो प्रकार के संप्रदाय हैं, तो दो मुख्यतः संप्रदाय होते हैं, कौन, एक देखिए श्वेतांबर, ठीक है, और एक क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं। तो श्वेतांबर कौन होते हैं, जो कि श्वेत वस्त्र यानी उजला वस्त्र, या आप सभी कह सकते हैं श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर किसे कहते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में जो रहते हैं दोस्तों उन्हें दिगंबर कहा जाता है, ठीक है। और हीनयान की बात की दोस्तों, तो हीनयान क्या है, तो बुद्ध का मूल उपदेश है, याद रखिएगा, बुद्ध का मूल उपदेश कौन सा है, किसमें है, तो हीनयान में है। लिंगायत का है, तो लिंगायत शैव धर्म है, ठीक है, भारत में शैव धर्म को कहा जाता है लिंगायत, शैव धर्म के जो होते हैं उन्हें लिंगायत कहा जाता है। और वज्रयान का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो वज्रयान का अर्थ है हीरा वाहन, ठीक है, हीरा वाहन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। चलिए बताइए, गोवा, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, केरल, ठीक है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल। केरल के बारे में और कुछ जीके में बता देता हूँ आपको याद रखिएगा दोस्तों, देश की पहली पूर्ण डिजिटल, याद रखिएगा, पूर्ण डिजिटल ग्राम पंचायत कहाँ पर है, तो ये भी केरल में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर भारत का, ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, सभी पहला है, फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है, तो ये भी केरल में खुला है। इसके अलावा अगर आप पूछें कि पूरे राज्य में सोने की, जो सोना गोल्ड हम लोग खरीदते हैं, सोने की एक समान कीमत यानी पूरे राज्य में एक कीमत है, इसका कीमत वाला राज्य कौन है, तो देखिए केरल है। अगर मान लीजिए कहीं पे एक जगह पे 100 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपये में पूरे केरल राज्य में मिलेगा, ठीक है, भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा याद रखिएगा भारत का सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल का ही एक गांव है जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री मुक्त गांव है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। चलिए बताइए, सेरिंगपट्टम की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई, पोर्टोनोवो की लड़ाई या फिर पोलीलूर की लड़ाई। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर में आपको सभी पता है 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। आपको बताना है कि किस लड़ाई के साथ हुआ था, इसका समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम जो लड़ाई थी ये निर्णायक लड़ाई थी, मैसूर युद्ध का समापन लड़ाई थी। अगर हम बात करें दोस्तों वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, तो वांडीवास की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1760 में, याद रखिएगा। पोर्टे नो की लड़ाई कब हुई थी, तो 1781 में हुई थी। और पोलीलूर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा पोलीलूर का युद्ध हुआ था 1780 में, ठीक है। अगर हम पूछे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन कब हुआ था, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था ये आंग्ल मैसूर का समापन युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, उज्जैन या फिर मथुरा। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए, एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन। उद्घाटन अगर पूछे, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। और अगर आपसे पूछे 2022 में कुरुक्षेत्र में हुआ था, अगर आपसे पूछे 2023 में कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। अगर हम आपसे पूछे कि हरियाणा के वर्तमान के इसमें सीएम कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, खट्टर इसके सीएम है। गवर्नर की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा बंडारू, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय इसके यहाँ के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 10 लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में 5 सीट है, ठीक है, याद रखिएगा 5 सीट है। और विधानसभा में दोस्तों अगर आपसे पूछे तो विधानसभा में सीटों की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। तो देखिए जो अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आपको बता दो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बनारस, ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक, याद रखिएगा आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहा जाता है। और इनका उपनाम क्या था, तो इनको रस, याद रखिएगा रस के उपनाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलदेई त्यौहार मुख्य रूप से भारत में के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो फूलदेई त्यौहार है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में हरेला, याद रखिएगा हरेला त्यौहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर हम बात करें गुजरात में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रण उत्सव, याद रखिएगा रण उत्सव। और इसके अलावा माधवपुर मेला जो होता है ये कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो लोसर, याद रखिएगा बहुत ही बार पूछता है लोसर महोत्सव। और एक नामसुंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। कर्नाटक में याद रखिएगा दोस्तों हमारा हो जाता है श्री विथप्पा मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है तीस्ता और दिहांग, सिंधु और सतलुज और काली और औरत शिला, ठीक है, बताइए सभी लोग आंसर देंगे।
कि जो हमारा पंजाब हिमालय है वह किन नदियों के मध्य पर स्थित है? फटाफट आंसर देंगे सभी लोग दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो याद रखिएगा असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। अगर आपसे पूछे सतलुज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं। याद रखिएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। अगर आपसे पूछे कि काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, तो याद रखिए दोस्तों नेपाल हिमालय। ये तीनों चार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, तो याद रखिएगा असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और एक है पंजाब हिमालय। अगला देखिए, भारत के नृत्य रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है कालबेलिया राजस्थान, गोमीरा कर्नाटक, गोटीपुआ ओडिशा या फिर सत्रिया असम। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जोड़ा है जो कि गलत है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा गोमीरा कर्नाटक। गोमीरा जो है कर्नाटक का नहीं है, गोमीरा नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, गोटीपुआ ओडिशा का है और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? बताइए, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदर टेरेसा। आपको बताना है कि जो पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, आपको बता दो कि 3 लोगों को दिया गया था। तो पहला किसे दिया गया था? उन तीनों में से आपको बताना है किसे दिया गया था। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सीवी रमन। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 3 व्यक्तियों में एक थे सीवी रमन। अगर आपसे पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों को फर्स्ट टाइम मिला था। किसे किसे मिला था मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन है, सारे के सारे बता देता हूँ। सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, ठीक है, और एक हो जाते हैं हमारे सीवी रमन, सीवी रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहली बार जो था नोबेल भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक, ठीक है, पहले वैज्ञानिक कौन हैं अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा दोस्तों सीवी रमन ही हैं जिनको पहले वैज्ञानिक थे भारत रत्न पाने वाले। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ये थे पहले प्रधानमंत्री जिन्हें कि ये हमारा भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे मरणोपरांत किसे सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत क्या दिया गया था, तो दिया गया था हमारा भारत रत्न। अगर आपसे पूछे पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछे कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो पहले विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 2 लोगों को अभी तक मिला है, 2 विदेशी, एक है नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। अगर आपसे पूछे दोस्तों मरणोपरांत पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली। अगर आपसे पूछे कि खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं, अगर आपसे पूछे पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में किसे मिला है, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जो कि पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। अगर सबसे लेटेस्ट की बात करें तो देखिए 2019 में 3 लोगों को दिया गया था सबसे लेटेस्ट में। तो एक थे देखिए प्रणव मुखर्जी। ठीक है,
प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। इसके अलावा देखिए किससे मिला था, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, याद रखिएगा भूपेन हजारिका। इसके अलावा नानाजी देशमुख, ये 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन देखें, जावा सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात। चलिए फटाफट आंसर देंगे कि जो जावा सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा झारखंड में मनाया जाता है जावा सांस्कृतिक उत्सव। इसके अलावा देखिए सरहुल, याद रखिएगा सरहुल जो होता है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। एक हमारा होता है रोहिणी, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोहिणी। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ऊंट महोत्सव, सभी को पता है ऊंट उत्सव या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान मनाया जाता है। एक हमारा बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें थाई पुसम, याद रखिएगा थाई पुसम, ठीक है, थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गुजरात में बौठा मेला याद रखिएगा। और एक याद बहुत ही फेमस है उत्तरायण, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडवी सागर तट में स्थित है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। चलिए फटाफट आंसर देंगे, जो मांडवी सागर तट है वह कहाँ पर स्थित, किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि दिल्ली पुलिस से संबंधित हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, जिस पे आप मैसेज करके देखिए, नंबर है 73 076 48 748, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके हमारे दिल्ली पुलिस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित नोट्स, PDF और जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे सभी के सभी इस नंबर के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात। याद रखिए जो मांडवी सागर तट है गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए गुजरात के अगर प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो देखिए सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर हो गया, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। द्वारका हो गया, ये भी गुजरात में है। कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण ये भी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी क्या हैं, फेमस जगह हैं तो गुजरात के। अगला देखिए, क्रिकेट में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है स्क्वायर लेग, मिड लेग, गली या फिर फाइन लेग। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, मैक्सिमम लोग, तो सभी को इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। एंड कमेंट करते रहिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने भी दोस्तों लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मिड लेग, ठीक है। क्रिकेट में जो मिड लेग होता है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका, तो याद रखिएगा मिड विकेट, यहाँ पे मिड विकेट हो सकता था, प्रयोग किया जाता था। स्क्वायर लेग का किया जाता है, गली का भी किया जाता है, फाइन लेग का भी किया जाता है। अगर और बात करें दोस्तों, एक हमारा होता है मेडन होता है, मेडन ओवर, स्टंप आउट हो गया, रन आउट हो गया, बहुत से ऐसे आपको बता दो, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, यार्कर, ये सभी क्या हैं तो क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। अगला देखिए, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। बताइए कौन मुगल बादशाह था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। चलिए फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जो औरंगजेब था इसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों गोलकुंडा का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में पास में स्थित है गोलकुंडा। अगर आपसे पूछे बीजापुर कहाँ पर है, तो बीजापुर याद दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर और इसकी बीजापुर की स्थापना अगर आपसे पूछे किसके द्वारा की गई थी, तो कल्याणी, याद रखिएगा कल्याणी के चालुक्यों द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी। और यहीं पे भारत का सबसे बड़ा गुंबद, ठीक है, गोल गुंबज इसका नाम है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो यह भी बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर सिंध। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो कि कालिंजर किला था
वो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आपको बताना है किस राज्य में यह स्थित है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, जो कालिंजर का किला है ये है भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बांदा एक जिला है, वहाँ पर स्थित एक किला या दुर्ग है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इस किले का निर्माण, तो याद रखिए दोस्तों चंदेलों द्वारा। ठीक है, चंदेलों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला देखिए दिया हुआ है में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। ऑप्शन है अक्टूबर 2018, दिसंबर 2015, जनवरी 2017 या फिर नवंबर 2016। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग कि किस सन में विमुद्रीकरण जो किया गया था नोटों का भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो सभी को पता है नोटबंदी कब हुआ था, अभी हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 2016। ठीक है, नवंबर 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी। उसमें किस लिए किया गया था, तो जो 500 और 1000 के बहुत ज़्यादा जाली नोट हो जाने के कारण इन नोटों को चलन से बंद कर दिया गया था। अगला देखिए, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 6, 8, 5 या फिर 7। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी को बताना है एंड कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। जो कबड्डी खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। आपको बता दूं कि कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। ठीक है, जिनमें से 7 क्या होते हैं कि कोर्ट पर जो खेलते हैं जिसपे उसे कोर्ट कहा जाता है, वहाँ पर होते हैं। और 5 खिलाड़ी क्या होते हैं, तो रिजर्व होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कितने होते हैं तो देखिए टोटल 12 होते हैं, 7 क्या होते हैं, खेलते हैं कोर्ट पर, और 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण सीजन जीता है। चलिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है आईपीएल का, आपको बताना है कि कौन सी टीम है, मुंबई इंडियंस। चलिए देखिए राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हमारी राजस्थान रॉयल है इसने क्या किया है, तो प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण यानी सीजन को जीता था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो आईपीएल हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उसमें विजेता कौन सी थी, तो देखिए राजस्थान रॉयल हमारी विजेता थी उस समय पहली बार। और चेन्नई सुपर किंग क्या थी, तो उप विजेता, याद रखिएगा उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीएल 2023 की, ठीक है 2023 की बात के दोस्तों, तो देखिए जो इसका उद्घाटन मैच, ठीक है आपसे पूछ सकता है उद्घाटन एंड समापन, जहाँ पे फाइनल हुआ था, समापन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ये हुआ था मोटेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है, यहाँ पर हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसमें विजेता कौन था 2023 का, तो विजेता देखिए सीएसके था, सभी को पता है। उप विजेता अगर आपसे पूछे दोस्तों उप विजेता टीम कौन सी थी, तो जीटी गुजरात टाइटंस, ठीक है इसकी उप विजेता थी। और इसमें देखिए ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसे मिला था, ऑरेंज कैप का पुरस्कार, तो याद रखिएगा शुभमन गिल को मिला था, जो कि गुजरात के ही खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे पर्पल कैप किसे मिला था, तो मोहम्मद सामी, ठीक है मोहम्मद सामी को पर्पल कैप मिला था। ये भी क्या हैं, तो ये भी गुजरात टीम के ही खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इमर्जिंग प्लेयर, याद रखिएगा इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखिएगा यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार मिला था, राजस्थान रॉयल के ये खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो फाइनल मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच क्या पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉनवे को, ठीक है कॉनवे को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिले था। और विजेता कौन थी, तो सीएसके थी, और सीएसके ने 5वीं बार यह खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे कितनी बार, तो याद रखिएगा 5वीं बार आईपीएल का खिताब सीएसके ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखें, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बताइए किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। चलिए फटाफट आंसर देंगे सब, विनोद राय, विक्रम लिमये, डायना एड लजी या फिर रामचंद्र गुहा। चलिए फटाफट आंसर देंगे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गया है,
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इनके द्वारा देखिए और भी बहुत पुस्तकें हैं जो लिखी गई है। एक है इंडिया आफ्टर, ठीक है, आफ्टर गांधी, ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक है गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है, गांधी बिफोर इंडिया, INDIA, इंडिया। और एक पुस्तक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है रामचंद्र गुहा की, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ किस स्थान पर स्थापित है? बताइए, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ या फिर नोएडा? चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग दोस्तों कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी पीठ जो किस स्थान पर स्थापित है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसकी पीठ है गोरखपुर में स्थापित है, ठीक, अरे सॉरी, लखनऊ में स्थापित है, राजधानी लखनऊ में स्थापित है। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं वो कहाँ पर हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं। अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ठीक है। इनका जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला देखिए, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बताइए, अजरबैजान, येरेवान, म्यांमार, नैपिडाओ, ब्रुनेई, बेरूत या फिर कंबोडिया, तबिलिसी? चलिए बताइए, एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है राजधानी, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, म्यांमार है, इसकी राजधानी क्या है? तो नैपिडाओ है। अगर पूछे म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो क्यात, याद रखिएगा, क्यात म्यांमार की मुद्रा है। अगर पूछे अजरबैजान, देखिए जो है येरेवान, इसकी राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी है बाकू, याद रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और ब्रुनेई की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा बंदर सेन, ठीक है, बंदर सेन यहाँ की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी याद रखिएगा नाम पेन है, यहाँ की राजधानी है। अगला देखिए, उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार स्थित है। ऑप्शन है क्षिप्रा, इंद्रावती, स्वर्णरेखा या फिर तीस्ता? चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। जो उज्जैन है किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, क्षिप्रा, ठीक है। जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों क्षिप्रा का उद्गम स्थल कहाँ से है क्षिप्रा नदी का? तो याद रखिएगा विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला से हमारा क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती नदी का उद्गम देखिए पूर्वी घाट से होता है दोस्तों, कहाँ से होता है? तो पूर्वी घाट से। स्वर्ण रेखा का छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और तीस्ता का कहाँ से होता है? तत्सो लामो, ठीक है, लामो जो कहाँ पर है? लामो झील है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में, याद रखिएगा, यहाँ से सिक्किम में, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अगला देखिए, वेदों के अवयव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुराण, उपनिषद, वेदांग या फिर आरण्यक? चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। एंड दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हमारे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जो वेदों के अवयव हैं किसे कहा जाता है? तो वेदांग को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वर्तमान में पुराण की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराण की कुल संख्या है 18, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना या फिर पहला पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मत्स्य पुराण जो कि सबसे पुराना
पुराण हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे उपनिषद की कुल संख्या कितनी है तो 108 याद रखिएगा। टोटल 108 है, लेकिन मुख्य कितने हैं दोस्तों, तो मुख्य याद रखिएगा 13 हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे वेदांग की संख्या कितनी है तो वेदांग की संख्या है 6। कौन कौन से हैं तो देखिए, एक हमारा हो जाता है शिक्षा, याद रखिएगा 6 शिक्षा, एक हो जाता है कल्प, एक हो जाता है व्याकरण, एक हो जाता है ज्योतिष, एक हमारा हो जाता है छंद। ठीक है, और एक हो जाता है निरुक्त। टोटल कितने हैं तो 6 हैं, 6 याद रखिएगा। और अरण्यक की बात करें दोस्तों तो अरण्यक देखिए कुछ नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों वेद की संख्या कितनी है, वर्तमान में वेद की संख्या कितने वेद हैं तो सभी को पता है टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से तो देखिए, एक हमारा ऋग्वेद सभी को पता है, सबसे पुराना वेद। ठीक है, पुराना वेद ऋग्वेद है। सामवेद दूसरा है, ये क्या है, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है सामवेद में। ठीक है, एक है यजुर्वेद, और एक है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, काकरापारा सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है, बताइए कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर भागीरथी। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो काकरापार सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा तापी नदी पर। ठीक है, जो काकरापार सिंचाई परियोजना है किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सूरत के पास में स्थित है काकरापार सिंचाई योजना। और बात करें किस नदी पर है, तापी नदी पर है। तापी नदी का जो उद्गम कहाँ है तो सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज याद रखिएगा इसका उद्गम स्थल है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों तो याद रखिएगा 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है तापी नदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए बताइए, 1550 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी या फिर 1549 ईस्वी। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग आंसर देते जाइएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 26 जून 1539 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था तो बिहार में। ठीक है, बिहार के बक्सर में, याद रखिएगा बिहार के बक्सर में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। अगला देखिए, कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में स्थित है, बताइए पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी। सभी लोग बताइए, जो कोरोमंडल का मैदान है भारत की किस दिशा में स्थित है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा दक्षिणी में। ये मैप में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है, ये सभी जो लाल भाग में है ये कोरोमंडल का मैदान है। ठीक है, और कोरोमंडल तट जो है भारतीय प्रायद्वीप की ये दक्षिण पूर्वी, याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी तटरेखा को इसका नाम दिया गया, जो तटरेखा है इसको नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। और किसके द्वारा तो याद रखिएगा चोल शासकों के द्वारा, चोल राजवंश या शासक कह सकते हैं के द्वारा रहा है। यह क्षेत्र चोल शासकों का अंतर्गत रहा है। और दोस्तों बता दो इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, इसकी जो कोरोमंडल तट है इसकी लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई है 22,800 वर्ग। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 22,800 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, जिससे कि हम दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी लगातार आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 73 076 48 748, इस पर आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थैंक यू सभी का क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।